दोस्तों नमस्कार। चलिए स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आगे जो वीडियो लेके आऊँगा वो बिल्डिंग मटेरियल पे होगा। तो इसी सीरीज़ में कम से कम मैं ब्रिक पे, सीमेंट पे, कंक्रीट पे, इन पे वीडियो बनाऊँगा मैं। तो आज मैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बेसिक और कंक्रीट के बारे में बेसिक बताऊँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, जैसे कि अपना होता है ब्रिक यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, ब्रिक यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, कंक्रीट यूज़ होता है, सैंड, रीइंफोर्समेंट, ग्लास, प्लास्टिक, वुड, टाइल्स, ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है। तो इनको अपन बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं अपन। तो अपन पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, सीमेंट के बारे में, कंक्रीट के बारे में, मेनली इनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम देखते हैं आगे। पहले के कंक्रीट। तो कंक्रीट किस किस से बनता है ये? कंक्रीट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, वाटर, सीमेंट एंड एग्रीगेट। इन तीनों से मिलके जो बनता है उसको हम कंक्रीट बोलते हैं। और एग्रीगेट में क्या क्या हो सकता है? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, मतलब अपन जो कंक्रीट बनाते हैं उसमें 3 चीज़ होती है, वाटर, सीमेंट और एग्रीगेट। इन तीनों को अगर अपन मिक्स करते हैं तब अपने जाके कंक्रीट बनती है। और उसके बाद में बताएं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, जैसे कि अपने को जैसे बिल्डिंग में कौन सी ग्रेड अपने कंक्रीट की यूज़ करनी है। तो ग्रेड होती है अपनी M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, M30, M40, M60, ऐसे बहुत सारी ग्रेड होती हैं। तो अपने बिल्डिंग में कौन सी यूज़ करनी है वो। तो अब जैसे कि इसमें अपने पास है M5 है, तो M का मतलब और 5 का मतलब क्या है? M का मतलब तो है डिज़ाइन मिक्स, इसका मतलब क्या, डिज़ाइन मिक्स है। और जो 5 या 10, 20, 15 ये जो भी है, ये होती है करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अगर अपने पास M25 है, इसका मतलब हो गया उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये मतलब होता है इसका M का और 25 का। अब इसके अंदर क्या है कि जो मतलब M5 लेना है, M7.5 लेना है, M10 लेना है, तो इसके अंदर कितनी सीमेंट होनी चाहिए, कितने कंक्रीट होने, मतलब कितनी सैंड होनी चाहिए, कितना कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जैसे कि M20 है अपने पास, तो इसके लिए 1.53, इसका मतलब है कि 1 लेनी है सीमेंट और 1.5 सैंड और 3 कितना लेना है? एग्रीगेट। अब इसके अंदर जैसे कि M10 है तो इसके अंदर ये 1:3:6 का रेशियो लेना है अपने को। अगर मान लो अपने 1 kg सीमेंट ली है तो 1.5 kg अपने को सैंड लेनी है और 3 kg अपने को लेनी है एग्रीगेट। ठीक है, इन तीनों को अगर अपन मिक्स करके बनाएंगे तो वो M20 की कंक्रीट बनेगी। और फिर इसको बना के और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं चेक अपने, इसका 150 mm का क्यूब बना के उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो अगर वो 20 आ रही है तो इसका मतलब वो सेफ़ है, 20 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो ग्रेड 20 नहीं है, ये अपनी फेल है वो। तो उसके बाद में आगे चलते हैं अपने, आगे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि हो गया सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, रिटार्डर। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ सेपरेशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। मतलब सेग्रीगेशन मतलब क्या है कि जैसे कि अपने कंक्रीट बनाए जिसमें कि हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट मिला है सारों को, तो वो सारे अलग हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेग्रीगेशन। ये किस कारण होता है? अगर अपना वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर नहीं है, या फिर अपन ने वाटर कम डाल दिया या फिर वाटर अपन ने ज़्यादा डाल दिया है, तो ये सारे अलग हो जाएंगे। और एक एक ये किस कारण होता है कि जैसे कि अपने मान लो कि अपने कंक्रीट यहाँ पे डालनी है, ठीक है, और अगर अपन कंक्रीट ऊपर से डाल रहे हैं, अगर उसकी हाइट, अगर मान लो यहाँ पे, यहाँ से अपन कंक्रीट डाल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी हाइट 1.5 से ज़्यादा है तो यहाँ से अपन ने छोड़ दिया और यहाँ आके गिरेगी, तब भी वो सारे अलग हो जाएंगे। कोर सेग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगी, सैंड अलग हो जाएगी। तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, 1.5 से कम रख सकते हैं पर 1.5 से ज़्यादा नहीं रखनी। अगर वो इससे ज़्यादा रखेंगे तो अपने क्या हो जाएगा? सेग्रीगेशन हो जाएगा। उसके बाद में आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग में क्या होता है? व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट इट इज़ कॉल्ड एज ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो, मतलब अपन ने मान लो इसके अंदर कंक्रीट डाल दी अपन ने, या फिर कोई भी बीम बनाई उसके अंदर कंक्रीट डाल दी, तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि जो उसके अंदर वाटर होगा ना वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। तो उसके वाटर ऊपर आएगा तो उसके साथ में वो क्या होगा? सीमेंट भी ले आएगा। तो वो सारी की सारी सीमेंट वो ऊपर आ गई, तो नीचे वाली कंक्रीट हो जाएगी, फेल हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। तो उसको अपन ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है रिटार्डर।
रिटार्डर इज एन एडमिक्सर रिटार्डर इज एन एडमिक्सर एडेड टू कंक्रीट विच कीप्स कंक्रीट वर्केबल फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब रिटार्डर क्या करता है कि कंक्रीट को वर्केबल बनाता है लंबे टाइम के लिए। जैसे कि अपना जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट का होता है। अगर मान लो कि अपने को कंक्रीट को यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है, और जिसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अपने को अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो मान लो कि अपने को 40 मिनट या 50 मिनट लग रहे हैं। तो कंक्रीट यहाँ से अपने रवाना किया उसको और यहाँ पहुँचाना है, तो अगर उसको 40-50 मिनट लग रहे हैं और उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है अपना है 30 मिनट है, तो कंक्रीट क्या हो कि अगर अपन ट्रक के अंदर ले जा रहे हैं तो वो उसके अंदर ही सेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बाद में आगे काम नहीं करेगी, वो फेल हो जाएगी। तो इसलिए उसके अंदर अपन क्या करते हैं, रिटार्डर डालते हैं। अपने को कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए उसके अंदर रिटार्डर में भी फिक्स करेंगे, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि वो अगर वो 30 मिनट में इनिशियल सेटिंग टाइम है तो वो 30 से लेकर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसलिए अपन रिटार्डर यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या करता है, ये लिखा है इट इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसके अंदर क्या उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, अगर सुगर भी डाल सकते हैं, जिप्सम भी डाल सकते हैं। तो मेन एग्जांपल इसका क्या है, जिप्सम है, ठीक है। उसके बाद में कंक्रीट को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसके अंदर टेस्ट होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। और उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए अपने पास एक बेस्ट टेस्ट है जिसको अपन बोलते हैं स्लैम्प कोन, ठीक है। तो स्लैम्प कोन में क्या है कि इसके अंदर एक मोस्ट चीज़ ये है कि अपने इसकी जो डायमेंशंस है वो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अपना ये है स्लम्प कोन, ठीक है, इस टाइप में होता है। तो इसकी टॉप की क्या डायमेंशन है, बॉटम की क्या डायमेंशन है, उसकी हाइट क्या है, तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे कि ये टॉप है, तो टॉप का जो डाया है वो तो अपना होता है 100 mm, ठीक है, 100 mm। उसके बाद में अपन ये याद रखो कि इसकी जो हाइट होती है वो होती है 300 mm, ठीक है। उसके बाद में जो बॉटम का डाया है वो होता है 200 mm, ठीक है। ई एम में दिया है, अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी टॉप, हाइट और बॉटम। तो क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ना है कि पहले पहले चलो ये लिख दिया टॉप, उसके बाद में इसने बॉटम लिखा है, हाइट लिखी है, तो ये ध्यान रखना अपने को। टॉप का डायमीटर होगा 10, उसके बाद बॉटम का डायमीटर 20 और बीच की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि इसके अंदर अपन मान लो इसके अंदर पूरी पूरी कंक्रीट भर दी है, ठीक है। कंक्रीट भरने के बाद में क्या होगा, कंक्रीट भर दी, उसके बाद में इसको अपन कोन को हटाएंगे ना, तो हटाने के बाद में जो कंक्रीट है वो ऐसे ऐसे फैल जाएगी इस टाइप में। तो अपनी अगर इस टाइप में फैल रही है तो इसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प, तो ये अपना सही सबसे बेस्ट है। अगर इसको बोलते हैं अपन शेयर स्लम्प, और ये होता है कोलेप्स, मतलब ये तो बिल्कुल ही फेल कर जाएगा। तो इस टाइप में अगर फेल कर रही है तो अगर अपन क्या है कि इसको पास में वापस रखें और ये वाली हाइट चेक करते हैं, ये वाली हाइट, अगर ये वाली हाइट की आगे उसके अंदर कुछ लिमिट दी हुई है उसके हिसाब से सही है, तो अपना ये कॉन्क्रीट से सही है, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, स्लम्प वैल्यू फॉर डिफरेंट मेंबर्स। अभी मैंने बताया कि इसके अंदर कुछ लिमिट होती है, तो वो क्या है कि अगर अपने पास कॉलम बनाना है, उसके अंदर कंक्रीट यूज़ करनी है, तो उसके लिए जो स्लम्प की वैल्यू है वो 75 से 150 mm के बीच की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हुई तो फेल हो जाएगा, उससे कम हुई तो फेल हो जाएगा। अगर अपने को बीम और स्लेब में कंक्रीट यूज़ करनी है तो उसके लिए अपने को 50 से लेके 100 mm तक का स्लम्प वैल्यू रखनी है, ठीक है। और अगर अपने को पेवमेंट बनाना है उसके लिए 20 से 30 mm का रखना है स्लम्प। और अगर अपने कंक्रीट को ब्रिज में यूज़ करना है, ठीक है, ब्रिज का कॉलम बनाना है और ब्रिज की जो स्लेब वगैरह बनानी है, उसके अंदर 30 से 75 mm तक का अपने को स्लम्प की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप मैंने लिख दी है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है कि टाइप ऑफ कंक्रीट, कि जैसे कि कंक्रीट की मैंने बताई थी ग्रेड की M5 होती है, M10 होती है, 20-25 ये होती है। तो उसके अंदर आपको कभी पूछ ले कि ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसकी ग्रेड कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट की ग्रेड होती है M10 से M20 तक की। और स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड होती है M25 से M15 तक की। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की ग्रेड होती है M60 से M80 तक, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। अब आप पूछ ले ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इनकी ग्रेड होती है 60 से 80, 25 से 55, 10 से 20। अपने मोस्टली 20 या M20 या M30 ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं सीमेंट। अभी सीमेंट कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सीमेंट लो ईट सीमेंट, एक होती है
तो लो वेट सीमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं? लो वेट सीमेंट को करते हैं अपन डैम, एमेंटमेंट, रिटेनिंग वॉल, इनमें यूज़ करते हैं अपन लो वेट सीमेंट को। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इसको अपन यूज़ करते हैं मेराइन स्ट्रक्चर प्रोन टू सल्फेट अटैक। इसका मतलब है कि अगर अपने समुद्र में कहीं अगर अपने को ब्रिज बनाना है, उसका ब्रिज का जो बनाएंगे ना पियर वगैरह, तो उसके अंदर ये अपन डालेंगे तो वो जो वाटर के अंदर रिएक्शन करेगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर तो 24 आवर रहेगा। तो जो सल्फेट अटैक है उसके कारण उसकी कंक्रीट खराब हो सकती है, उसके अंदर रिइंफोर्समेंट है वो हो सकता है खराब। तो इसके लिए अपन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, ताकि उसके अंदर जो अगर सल्फेट अटैक करेगा तो कंक्रीट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में अपने को ग्रेड ऑफ ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी ग्रेड कितने दिन में कितनी होनी चाहिए। अगर अपने पास M30 ग्रेड है तो M30 और M43, M43 ये 3 ग्रेड होती है। इसके अंदर 3 दिन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, M33 की ये होनी चाहिए, उसकी 7 दिन की ये होनी चाहिए, 28 डेज की 33, मतलब 28 डेज के ऊपर अगर 33 अपने सीमेंट यूज़ करें तो उसकी ग्रेड 33 होनी चाहिए 28 डेज के बाद में। ठीक है। और 7 डेज पे उससे थोड़ी लो रहेगी और 3 डेज पे बिल्कुल लो रहेगी। ठीक है। तो ये आपको ग्रेड की वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है ये सारी वैल्यू। ठीक है। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आगे वाली वीडियो में ब्रिक के ऊपर लेके आऊँगा। तो ब्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे वाला आपको वीडियो ध्यान। ओके, थैंक यू।